हेलो बच्चों, आज हम अपना एसएसटी में नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पे लिखा देख रहे हैं। दैट इज़ कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो भारत के तटीय क्षेत्र, यानी कि जो वो क्षेत्र जो समुद्री किनारों से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार मैप के थ्रू देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। जैसे इसमें देखिए, ये भारत का नक्शा है और इसमें आप ये जो डार्क ब्लू कलर से देख रहे हैं आउटलाइन, ये है हमारा कोस्टल रीजन, यानी कि जो समुद्री तटीय क्षेत्र जिसे हम बोलेंगे, जो समुद्र के किनारे लगा हुआ है। और इसमें भारत का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो कवर होता है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो भारत की कोस्टल एरिया में आती है, कोस्टल रीजन में आती है, उसको हम इस मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये सारा तटीय क्षेत्र ये वाला हो गया। और इसमें कौन कौन सी स्टेट कवर होती है, अगर हम वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करें तो हमारा सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, देन गोवा। ये तीनों हमारी वेस्टर्न कोस्ट है। वैसे तो कर्नाटका और केरला भी है, लेकिन इन्हें साउथ कोस्ट में भी माना जाता है। तो इसलिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ये हमारी साउथ कोस्ट रीजन में आती हैं। और ये तीन स्टेट हमारी वेस्ट कोस्ट रीजन में आती हैं, दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। अभी मैंने बताया आपको, ये चारों हमारी साउदर्न कोस्टल एरिया हो गई। और जो ईस्टर्न है वो एकदम है हमारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। सिर्फ दो स्टेट्स हैं जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल एरिया में आती हैं। इसे मैंने एक शीट पे लिख के रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। वैसे तो मैंने आपको कई बार बोला है कि भारत के नक्शे को आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि आपको जब जिस स्टेट की बात की जाए तो उसकी लोकेशन आपको पता हो कि कौन सी साउथ में है, कौन सी ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम एक बार इनको रिवाइज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट मैंने अभी आपको बताया गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। 1, 2 एंड नंबर 4 पे मैंने लिखा हुआ है गोवा। तो ये तीनों जो स्टेट है हमारी, ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। उसके बाद साउदर्न कोस्टल एरिया कौन सा है हमारा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद दो हमारी स्टेट्स हैं जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया को कवर करती हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग के लेसन में भी बताया था कि जो इंडिया है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, हम उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि एक ऐसा प्लेस जो तीन साइड से समुद्र से या किसी भी वाटर बॉडी से घिरा होता है। तो आप अगर इंडिया का नक्शा देखेंगे तो उसमें आपको पता है कि इंडिया तीन साइड से वाटर बॉडी से, ओशियन से घिरा हुआ है। वेस्ट साइड में है हमारा अरेबियन सी, और सबसे नीचे है इंडियन ओशियन जिसका नाम हमारे भारत के नाम पे रखा गया है, और ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल। अब हमने कोस्टल रीजन की बात करी, मैंने आपको बताया कि वो तटीय क्षेत्र होते हैं जो समुद्र से लगे होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कोस्टल रीजन आर द डिस्टेंस बिटवीन द लैंड एंड द सी। जो ज़मीन का भाग है और जो समुद्र का भाग है उनके बीच जहाँ वो मिलते हैं, तो उस इलाके को हम बोलते हैं हमारा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन के बाद हमारा, वो तो पूरी लैंड कवर हो गई, उसके बाद हमारा आता है सी कोस्ट या सी शोर, जो एकदम समुद्र का किनारा है, जिसे हम कहेंगे द पार्ट ऑफ लैंड टचिंग द ओशियन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दो नक्शे दिखाए थे जिसमें मैंने आपको एक तो फुली स्टेट दिखाई थी जैसे कि ये वाला, लेकिन इससे पहले वाले मैप में मैंने आपको बिल्कुल फुल रीजन दिखाया जो समुद्र को टच करता है। तो इसे हम बोलेंगे सी कोस्ट। Sea cover a huge area and become very deep as we move away from the seashore. जो समुद्र है वो खुद भी इतना ह्यूज है, बहुत एरिया कवर करके रखता है। और जब हम किनारे से आगे की तरफ समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो वो और गहरा होता चला जाता है। जैसे जैसे हम शोर यानी कि समुद्र के किनारे से अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे समुद्र की ओर, तो समुद्र की गहराई बढ़ती चली जाती है। अब जो समुद्र के किनारे की हम बात कर रहे हैं तो ये हर जगह सेम नहीं होते। समुद्र के किनारे आपको तीन तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो नंबर फर्स्ट बे, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, जिसे हम खाड़ी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हो गया क्लिफ, क्लिफ होती है चट्टान। और बीच, बीच यानी कि जैसे आपने वो हमने अभी पढ़ा, जैसे जो समुद्र के एकदम किनारा होता है। इसमें अगर हम एक बार पहले मैप से समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ कम्बाट।
भारत में, और एक ये है बे ऑफ कच्छ। तो बे ये सी वो उस तरीके का सी शोर है जो 3 साइड से तो ज़मीन से घिरा होता है और एक तरफ से पानी से घिरा होता है, सी वाटर से। तो अगर ऐसा कोई एरिया है तो हम उसे बे कहेंगे। तो इंडिया में जैसे मैंने आपको अभी दिखाए, बे ऑफ कच्छ, बे ऑफ कम्बाट एंड बे ऑफ बंगाल, ये हमारे 3 टाइप के, इंडिया में 3 बे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिफ। क्लिफ यानी कि स्ट्रेट वॉल, जिसे जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया चट्टान। इसमें क्या होता है कि जो समुद्री किनारा होता है वो इस तरीके से चट्टान से अटैच होता है, मतलब उधर से आप देख रहे हैं समुद्र आ रहा है, इधर से चट्टान आ रही है, इनके बीच में कोई सी शोर नहीं होता, ठीक है। उसके इसे हम बोलते हैं क्लिफ, यानी कि चट्टान ख़त्म हुई और सीधा समुद्र शुरू। थर्ड वन है हमारा बीच, सैंडी फील्ड्स, इसे बोलते हैं रेतीला मैदान। अब आप जानते हैं कि जो समुद्र है उसमें लहरें उठती रहती हैं, तो लहरें समुद्र से जब ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ आती हैं तो वो अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाती, बल्कि रेत लाती हैं या कुछ और वाटर एनिमल्स भी आ जाते हैं, शेल्स होती हैं उसमें, सीपियाँ होती हैं और कई बार मरे हुए वाटर एनिमल्स भी होते हैं। और जब वो लहरें ज़मीन तक आकर वापस जाती हैं समुद्र की ओर, तो वो सिर्फ पानी पानी ही जाता है और बाकी चीज़ें ज़मीन पर ठहर जाती हैं, जिससे वो समुद्री किनारा जो होता है वो धीरे धीरे रेत में कन्वर्ट, मतलब रेतीला हो जाता है। वहाँ की जो मिट्टी है एकदम सैंडी हो जाती है, रेतीली हो जाती है, जिसे बीच बोला जाता है। इसकी अगर हम पिक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये समुद्री किनारा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ठंडी ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और नीचे सॉफ्ट सॉफ्ट रेतीली मिट्टी मिलती है। तो ये हमारे हुई बीच की बात। अब अगर हम देखें कि इंडिया में बहुत सारे बीचेस हैं, आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, गोवा में है, केरला में है, बहुत सारे बीचेस हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर हम इस तरीके के एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, उसमें दिखाते हैं जुहू बीच होता है और चौपाटी होती है, इस तरीके से। और ऐसे ही बहुत सुंदर बीचेस हमारे गोवा में हैं, दामन एंड दीव में है, केरला में है। बीचेस के बाद अब हम आगे बात करते हैं अपने आइलैंड्स की। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आइलैंड कहते किसे हैं। आइलैंड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम ऑल 4 साइड्स ऑफ इट्स। तो यानी कि जैसे हमने पढ़ा अभी, पेनिनसुला पढ़ा जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है और एक साइड उसके लैंड होती है, जैसे हमारा इंडिया। ऐसे ही आइलैंड्स उन्हें कहा जाता है कि जो चारों तरफ से सी यानी समुद्र से, ओशियन से घिरे होते हैं, उन्हें हम आइलैंड्स कहते हैं। और हमारे इंडिया में 2 आइलैंड्स हैं, दैट इज़ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। अगेन अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि लक्षद्वीप किस साइड है एंड अंडमान और निकोबार किस साइड है, और वो किस तरीके से समुद्र से घिरे हुए हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये, और छोटे छोटे मिलके काफ़ी बड़ा स्पेस इन्होंने कवर करा है। अब हम बात करते हैं अपने जो कोस्टल रीजन है, आइलैंड्स को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पहले इसी को कवर करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी प्लेजेंट रहता है होल ओवर द ईयर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द विसिनिटी टू सी, क्योंकि वो सी के नज़दीक है, तो क्या होता है वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और वहाँ के वातावरण को कूल रखती हैं। वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। और एक कारण इसका और है वाटर साइकिल। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा अपनी पुरानी क्लास में, 3rd क्लास में। एक बार मैं इसका फटाफट से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारी वाटर बॉडी है, जैसे ओशियन हो गए, सी हो गई। सन की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो इवेपोरेट होके कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, और जब वो क्लाउड फॉर्म होते रहते हैं तो वो भारी हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन के रूप में बारिश होने लगती है। बारिश फिर किसी नदी या तालाब में जाके कलेक्ट होती है और फिर वो समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी वाटर साइकिल चलती है। और जब हमने पढ़ा कि कोस्टल रीजन तो समुद्र के किनारे होते हैं, अब वहाँ पे तो समुद्र जैसी बड़ी वाटर बॉडी है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा
और इसी कारण वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, और ये एक कारण और है वहाँ के क्लाइमेट को प्लेजेंट बनाता है, जो वहाँ के क्लाइमेट को प्लेजेंट बनाता है। तो हमने दो कारण पढ़े, दोनों एक तरह से सेम ही है, क्योंकि वो सी के नज़दीक है, इसलिए वहाँ से ठंडी लहरें और हवाएं आती हैं जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को प्लेजेंट करती हैं। सेकंड, वहाँ पे इतनी बड़ी वाटर बॉडी है, ओशियन है, जो वाटर साइकिल को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखती है, और वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसी कारण, और इसीलिए वहाँ का मौसम प्लेजेंट रहता है। अब आगे हम वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में और जानेंगे, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है हम ये भी पढ़ेंगे। लेकिन आज आप इतना ही रिवाइज करेंगे, और जो आपको वर्कशीट दी हुई है उसे ध्यान से करेंगे।